आतंकवाद पैदा कैसे होता है। मिजोरम देखिए, 1947 में जब आजाद हुआ तो लगभग बौद्ध बहुल राज था, बौद्ध था, लगभग 1% बौद्ध नहीं बचा। आतंकवाद के कारण पूरा खत्म। मणिपुर देखिए वही हाल, मेघालय देखिए वही हाल। इसमें बहुत सारी भूमिका आपको हमको भी निभानी पड़ती है। दो एग्जांपल दूंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यदि आप नाम सुने होंगे तो 1962 के बाद की घटना और एक नक्सली आंदोलन के बाद की घटना। 1962 के चीन के आक्रमण के बाद ये प्रबुद्ध जन जो थे, बहुत सारे हमारे देश के विचार के कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के साथ होने का फील क्यों नहीं होता। तो उसको कि नॉर्थ ईस्ट के लोग और भारत के मुख्य भूमि के लोग का बीच में आपस में संबंध जोड़ने के लिए एक कैंपेन किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वहां से यहाँ मेन लैंड के विद्यार्थी परिषद घरों में 2 महीना ठहराया जाए और यहाँ विद्यार्थी परिषद के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के लोगों के घर में 2-2 महीना ठहराया जाए। एक्सचेंज प्रोग्राम जो है चला। तो अपना अरुणाचल प्रदेश से एक नवयुवक को लाया गया गोवा में, गोगाम गपांग नाम था उसका, और वो बाद में अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस की ओर से बना। पर जब वो मुख्यमंत्री बना, पावर में आया तो वहां धर्मांतरण पर रोक लगाया और वो जो है विवेकानंद आश्रम वालों से मिल करके चारों तरफ विवेकानंद के स्कूल खुलवाया। परिणाम ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के इन पहाड़ी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का ईसाईकरण होने से बच गया। ठीक है। ये नक्सलवादी जब शुरू किए, नक्सलवादी आंदोलन जब शुरू हुआ नक्सलवादी सिलीगुड़ी एरिया में, दार्जिलिंग एरिया में, और वहां से कलकत्ता में प्रवेश किया। हालत ये हो गया था कि कलकत्ता में नक्सलियों के अतिरिक्त कोई दूसरा संगठन वहां रैली नहीं निकाल सकता था। बहुत भारी आतंक था उनका, नक्सलियों का कलकत्ता में भारी आतंक था। और बंगाल में आतंक फैल रहा था। सिद्धार्थ शंकर रे उस समय मतलब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनका सत्ता गिरा भी कांग्रेस का, लंबे समय तक फिर कम्युनिस्ट महाराज किए। उस समय विद्यार्थी परिषद का एक अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में और बोला गया कि इनका जवाब नक्सली विद्यार्थी परिषद के लोग देंगे। 1 लाख लोगों का विद्यार्थी परिषद का रैली कलकत्ता में निकला और उसी समय एक नारा निकला था कि लाल गुलामी छोड़ के बोलो वंदे मातरम। विद्यार्थी परिषद का नारा है, लाल गुलामी छोड़ के बोलो वंदे मातरम। जो लाल सलाम बोलते हैं ना, कि लाल यानी जो उनका जो आइडियोलॉजी है या सिद्धांत है, लाल पताका, लाल झंडा, रेड फ्लैग, ये सब लाल लाल है, ऊंट का लाल। तो लाल गुलामी छोड़ के बोलो वंदे मातरम। और उसी समय विद्यार्थी परिषद ने एक और नारा दिया था उसी समय कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम बोलना होगा। आज इसका नारा बहुत लोग गलत तरीके से निकालते हैं कि मुसलमान भाइयों को तंग करने के लिए बोला जाता है करके, बल्कि ये जो नारा है कि लाल भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, ये नक्सलियों के लिए निकाला गया विद्यार्थी परिषद का नारा है। वो कलकत्ता का अधिवेशन के समय का 2 नारा जो है कलकत्ता अधिवेशन के समय विद्यार्थी परिषद ने निकाला था। तो यदि आतंकवाद के यदि आपको मुकाबला करना है, ऐसे शक्तियों का मुकाबला करना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा और उसके स्थान पे जाकर के आपको काम करना पड़ेगा। तभी आप ऐसे आतंकवाद जो आपके आसपास है उसका मुकाबला कर सकते हैं। इस पर और भी आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। पर हमारे बीच में वाजपेयी साहब आए हैं, आतंकवाद विषय पर बहुत समग्र विचार रखेंगे। पूरा ग्लोबल टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी होता है, रीजनल टेररिज्म भी होता है, विद इन स्टेट होता है, आउटसाइड स्टेट होता है। तो ये सब आतंकवाद के बारे में और भी जानेंगे और भी प्रकाश डालेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मुख्य वक्ता वाजपेयी जी को कि इस विषय पर प्रकाश डालें, फिर आगे और भी हम चर्चा करते हैं।
सबसे पहले तो मैं पांडे जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए एक थोड़ी रियायत छोड़ रखी थी कि जो 60 साल के ऊपर वाले हो वो सो सकते हैं बीच में अगर चाहें। अगर थकान हो तो मुझे थोड़ा मतलब अस्वस्थ हुए मैं कि मैं 76 साल के ऊपर का हूँ तो मैं सो सकता हूँ। पर प्रश्न ये है कि श्रोता और वक्ता, अगर मैं वहां बैठा होता तब तो शायद झपकी मार सकता था, पर यहाँ खड़े होकर सोने का प्रश्न जरा बहुत कठिन है। तो मैं प्रयास करूंगा कि नींद ना आए, झपकी भी ना आए और आतंकित भी हो जाएंगे अगर आप लोग, हम सो गए और आप लोग जगते रहे तो बड़ी समस्या आतंकवाद का विषय है। तो आतंकवाद का अर्थ क्या है आखिर, ये बात कहां से चला है? आतंक जो है, लोग कहते हैं साहब वो तेंदुआ आया वो उठा ले गया, गायब हो मीटर हो गया। तो मतलब लोग आतंकित रहते थे उसके आने से। तो वो तो एक इंडिविजुअल कहीं भी आ जाए किसी भी गांव में तो लोग कोशिश करते रात को अपने घर में घुस जाओ, बाहर न निकलना, शाम को अंधेरा होने के बाद नहीं तो शेर आ जाएगा, तेंदुआ आ जाएगा। और अगर संगठित रूप से आ जाए लोग, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में प्राय देखा गया है कि अगर हाथियों का झुंड आता है और अगर गन्ने के खेत से निकला है तो लोग दूर हट जाते हैं। नहीं तो एक हमारे फौजी भाई थे, एयरफोर्स के थे साहब, सिक्योरिटी ऑफिसर थे, बहादुर थे, जोश था, तो अपनी जीप लेकर के दौड़ना शुरू किया। 5-6 हाथी झुंड में थे तो तेजपुर के पास में ही वो आए और जैसे ही उनको दौड़ाया तो थोड़ी दूर तो दौड़े वो, और चूंकि नशे में थे वो लोग, काफी गन्ने का रस पूछ चुके थे। तो उनमें से जो एक पहलवान था, उनका लीडर, उसने अपनी सूढ़ घुमाई और उनकी जीप को उल्टा किया। अब बेचारे घायल हो गए, तब तक पीछे उनके और जो साथ में थे उनके पास बंदूक वगैरह थी, तो उन्होंने डरवाया, हवाई फायरिंग करके बच गए, थोड़ा हाथ पैर टूट गए। तो आतंकवाद वो तो था उसका शेर का चूंकि भूखा था। यहाँ आपने छेड़खानी की उसके साथ में, हाथियों के साथ मिस्त्री उसने की, अपने उससे निकल रहे थे। तो आतंकवाद का एक कुछ उद्देश्य होता है कि आतंकित क्यों करे लोगों को। जब आतंकित कोई करता है तो किसी उद्देश्य को लेकर करता है। आतंकवाद का हम पिछले 3 दशकों से भी अधिक प्रभाव देख रहे हैं, अपने यहाँ पर उसको भुगत रहे हैं। और जब हमने गुहार लगाई विश्व के और राष्ट्रों से कि भाई मदद करो हमारी, तो कोई सामने नहीं आया। पर जब उनके ऊपर बीती, जब अमेरिका में वो 9/11 हुआ, तब सब चौंके कि भाई ये तो बड़ी खराब बात है, हमारे यहाँ हो गया। तब से उन्होंने कुछ कार्रवाई करनी शुरू की, मगर वो भी सीमित रही, एक दायरे में रही उनके अपने राष्ट्र के लिए। एक बात आपने गौर की होगी कि भारत जो है, कहीं से ये नहीं सुनने को आया कि भारत में कोई आतंकवादी किसी और दूसरे देश में जाकर के आतंकवाद फैलाए, क्योंकि हमारी परंपरा रही है, हमारी फिलॉसफी रही है वसुधैव कुटुंबकम। और अगर हमारा पूरा संसार एक परिवार के रूप में रह रहा है तो हम किसको आतंकित करेंगे और क्यों करेंगे जब तक कोई उद्देश्य न हो। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पड़ोसी देशों से आतंकवाद आ रहा है। जैसा अभी पांडे जी ने बताया कि माओइज्म या नक्सलिज्म की परिभाषा देते हैं, और जो निरपराध और निरीह लोग हैं उनको क्यों मारते हैं। उनका भी एक उद्देश्य है, उनके लिए तो एक ये एंटिटी है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, 100 व्यक्ति हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, उन्हें लोगों को आतंकित करना है। और उनका उद्देश्य ये है कि हमें हिंदुस्तान पर राज करना है। ये जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि सन 46 में जो एक
प्रस्ताव था शुरू में ये भूमि वितरण के लिए नक्सलबारी का, वहां के किसानों का, और अगले 20 साल तक लोग बाग सोते रहे, कोई कार्रवाई नहीं की सरकार ने। 1967 में जो उन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और भूमि वितरण शुरू किया, और उसमें जब सरकार ने किसी को भेजा वहां पर एक इंस्पेक्टर को, उसकी हत्या कर दी गई। बस वहां से इसकी विचारधारा में बदलाव शुरू हो गया। तो एक मूवमेंट जो खाली जमीन के वितरण की बातचीत थी, उसने एक हिंसात्मक रूप ले लिया, और जैसा कि भी आपको बताया गया कि उसके बाद से फिर वो पनपता रहा, और वो माओ सेतुंग की विचारधारा से, कि जिनकी विचारधारा यही है कि दी पावर फ्लोज फ्रॉम दी तरेला तगर, शांति का उनके यहाँ कोई सिद्धांत नहीं है। अगर आपको कोई चीज ध्यानी है, जैसा कि वो उसने हमारे देश पर किया 1962 में, और अभी भी प्रयास कर रहा है, और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब तक सरकार की नीति और नियत में, आचरण में बदलाव नहीं आएगा, हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर नीति और नियत नहीं बदलती है तो सरकार को बदलना बहुत आवश्यक है, ताकि नई विचारधारा वाली सरकार आवे, और जो हमारी खामियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं, उनको दूर करें, और जो भी इस तरह के लोग आतंकवाद फैला रहे हैं उनका मुकाबला करें और अपने देश को सुरक्षित रख सके। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं, आतंकवाद से निपटने के लिए 80 के दशक से हर बार ये कहा जाता है कि भाई हम आप देख लेंगे, हमने नोट कर लिया, दोबारा होगा तो हम तुम्हें पिटाई करेंगे। दोबारा फिर उन्होंने कुछ किया तो ये गाल कर देंगे, अच्छा देखो देखेंगे, अगली बार में फिर देखेंगे। करते करते एक समय वो आ गया है, और आज आएगा आगे, और कि हम हर बार यही कहते रहेंगे कि हाँ अच्छा, हम शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लेंगे। ये कमजोरी की निशानी है। हम आतंकवाद से इतना घिर गए हैं, इतना डर गए हैं, और डर इसलिए गए हैं कि हम सशक्त नहीं हैं। आज सशक्त इसलिए नहीं है कि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ, और वो एक ह्यूमन नेचर है, उससे वही पनप सकते हैं जिनका, जैसा चित्र की बात की सुबह में, जिनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो से दूर रह सकते हैं। यही नहीं कि सर पांडे जी बता रहे थे कि वो लोग जिनके कोई आइडियोलॉजी भी होती है, वो लोग भी करप्ट हो जाते हैं। कितने संस्थाएं बनी माओवाद के या नक्सलवाद के संदर्भ में, और हर संस्थाएं फिर टूटती गई, संगठन टूटते गए, आप खड़े हुए तो उनको पकड़े गए। आज जो वसूली हो रही है नक्सलबारी के जितने क्षेत्र है, नक्सलबारी क्या मतलब, जहां जहां माओइज्म है, जितने भी स्टेट्स में है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में है, चाहे वहां के पीएसयूज जाते हैं वहां पर माइनिंग के लिए, उनसे वसूली, और आज उनके पास हजारों करोड़ की राशि है। ये रुपए और सैकड़े और हजार की बात नहीं है, हजारों करोड़। और वो इतने संगठित हैं, उनकी इंटेलिजेंस इतनी बढ़िया है कि पहले आप जो सोच रहे हो बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हो। और हमारी इंटेलिजेंस कमजोर है, हमारी सुरक्षा जो प्रवृत्ति है और जो काम करने का ढंग है, कि हम तुरंत बोल देते हैं। एक कागज टाइप हो रहा है वहाँ साउथ ब्लॉक में, प्रेसिडेंट के यहाँ, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ, और सबसे पहले प्रेस वालों के यहाँ पहुंच जाता है। तो अगेन इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल हियर एंड कैरेक्टर द नेशन एज अ होल, बिकॉज इफ वे मेजॉरिटी ऑफ सच पीपल देन यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो एक जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, ये क्या नाम, इंटेलिजेंस वाला तंत्र है, 26/11 क्यों हुआ? क्योंकि हम सोते रहे। हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस जो है, एंड वी हैव plethora of intelligence organizations, not one, but there is no coordinated effort. There is no interaction between them. They go as an individual, और वन-अपमैनशिप के चलते वो लोग एक दूसरे से अपना जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर नहीं करते हैं। और दूसरी ये जो उनका रहता है कि हमने तो बता दिया था, हमने छत्तीसगढ़ की सरकार को, आनंद सिंह जी को बता दिया था कि आप क्या घटना घटने वाली, वो जिम्मेदार है। केंद्र की जिम्मेदारी भी होती है, कहीं पर कोई घटना घटे, जो राजा है वो जिम्मेदार होता है कि उसकी किसी भी राज्य में कोई इस प्रकार की घटना न घटित हो,
तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ये हमारी एक पनडुब्बी घटना घटित हुई 2 पनडुब्बियों के ऊपर, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हमारे जो नेवी के चीफ थे जोशी जी, त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र ऐसे नहीं दे दिया कि बस वो डर गए या घबरा गए। क्यों डर गए? क्योंकि उनको बराबर प्रेशराइज किया गया, दबाया गया ब्यूरोक्रेसी टू द पॉलिटिशियंस, और वो मजबूर होकर के बोले कि ठीक है छुट्टी करो, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेते हैं। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अपवर्ड आल्सो। दैट इज द केस, देन इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर दे शुड हैव रिजाइन्ड। कहने का तात्पर्य ये है कि आतंकवाद जो है जिस ढंग से हमारे यहाँ आया है, हम टैकल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी नहीं है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि क्या चाहिए एंड हाउ वी कैन टैकल दैट पर्टिकुलर इशू। इट्स नॉट सो सिंपल, इट मीन्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स। जैसा बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 26/11 जो घटना घटी, कितना समय लगा हमारे जो एलीट फोर्स है उसको वहां पहुंचने में, और उसके बाद वहां कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई इंतजाम नहीं। एक संस्था को खड़ा कर देना ही काफी नहीं है, उसकी पॉलिसी। आज हमारे पास से न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास कुछ अस्त्र है, चाबी किसी के पास है, और जब तक आपके पास उसके प्रति क्या कैसे उसको ऑपरेट करोगे, एंड डाउन द लाइन द पर्सन इज सपोज टू प्रेस द बटन, जब तक वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप सब ये बैठे रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। वो कमी है, क्योंकि हर आदमी अपना स्वयं को ही चाहता है कि हाँ हमारा नाम हो जाए, हमारी फोटो खींच जाए, और दुनिया भर में लोग जान जाए हाँ कि हम हमारे पास हम एक परमाणु शक्ति हैं और हम सब कुछ कर रहे हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए संस्थागत जो हमें चेंजेस करने हैं वो तो करने ही होंगे। उसके पहले क्या मोटिवेशन क्या होता है, लोग बात क्यों आतंकवाद बताया मैंने शफी जी ने कि वहां भी लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर लोगों को आतंकित कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं मस्जिदों को, और लोगों के अंदर भय पैदा कर रहे हैं। एक कोई उद्देश्य होगा उनका। किसी तरह का आतंकवाद तब तक सफल नहीं होगा जब तक उसे लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जो आतंकवाद हो रहे हैं, जो मंदिरों पे, मस्जिदों पे, पार्लियामेंट पे और भीड़ वाले इलाकों में जो इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और जिनमें हमारे निरीह लोग मारे जा रहे हैं, बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी बाहर वाला आकर के सफल नहीं हो सकता है। 26/11 उसका एक उदाहरण है। उसके अलावा तमाम उदाहरण हैं, चाहे वो सिमी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल्स हो, उनका सपोर्ट। और वो कैसे होता है कि या तो उनके अंदर कोई मोटिवेशन है, या उनके अंदर कोई कमजोरी है, कोई लालसा है, चाहे वोट की लालसा हो, चाहे कुछ और हो, चाहे व्यक्तिगत हो कि हाँ हमें थोड़े पैसे मिल जाएंगे इसलिए हम ऐसा करें। तो हमारे यहाँ बहुत से जयचंद्र हैं, जब तक हम उनको नहीं वीड आउट करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे, तब तक शायद ये आतंकवाद का जो खतरा है ये कम होने से बाहर नहीं आएगा। आज पूरा विश्व प्रभावित है। चीन वो भी आतंकवाद से प्रभावित है। चीन भी अब डरा हुआ है आतंकवाद से। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, जिसके आतंकवाद के शिकार हम हैं, कोई इसमें शक नहीं है कि हम देख रहे हैं वो जी आज वो भी परेशान है। और ये तालिबान उसी के क्रिएशन है। परिभाषित किया उन्होंने कि एक सॉफ्ट तालिबान है, एक हार्ड तालिबान है। आप बताइए, आप तो व्यक्तियों में आप इस तरह का भेद कर रहे हैं, आप ही की क्रिएशन है। And you are telling us that well, there are two kind of Taliban. That Taliban is in Afghanistan, good Taliban is with me. What kind of definition one has? So this is where we have got to be careful. आतंकवाद बढ़ने की आशंका इसलिए और अभी है क्योंकि जहां अफगानिस्तान का मसला
हम देख रहे हैं आज, हल कहें न कहें, क्योंकि वहां के जो तालिबान संगठन है उनका तो वहां ज्यादा फिर काम कुछ नहीं रह जाएगा, और जो हमारी पड़ोसी देश की फौजें वहां लगी हुई हैं बॉर्डर पर, वो सब इस तरफ आ जाएंगे, तो आतंकवाद के बढ़ने की संभावना अधिक है। इसलिए भी हमें आवश्यकता है इसकी। एजेंडा क्या है, क्यों कोई आतंकवाद फैलाता है? खाली कोई शौकिया नहीं करेगा कि जहां एक तो बस सपोर्ट उसको मिल रहा, तो उसका मोटिवेशन क्या है? जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान का शुरू में जब वो थक गए लड़ाई लड़ते लड़ते, सन 47, 65, 78 जब जीत नहीं पाए, तो उन्होंने ये गुरिल्ला वॉरफेयर और छद्मवेश वाला जो युद्ध है, अपने बॉर्डर क्रॉस करके हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाना, हमें आतंकित करना, उनका कहना है कि विल ट्राई टू ब्रीड द नेशन, उसको इतना हम आतंकित कर देंगे, घबरा देंगे कि वो अपने घुटने टेक दे, जब एक बार कमजोर हो जाएगा। और उसका असर क्या होता है? जब कोई भी आतंकित होता है तो उसके अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हम कहीं भी जाएंगे तो खतरा रहेगा। लोग भीड़ वाले इलाकों में जाने से कतराते हैं, शाम को लोग बाहर नहीं निकलते हैं। अगर जैसे बताया मैंने थोड़ी देर पहले, कोई जानवर अगर ऐसा है नरभक्षी, तो आप घर के बाहर नहीं निकलते हो। तो आतंकवाद से भी ये इरादे लोगों को कहते हैं कि हम दूसरे का जो मनोबल है हम इतना तोड़ दें कि वो सरेंडर कर दे स्वयं, और उनके प्रयास ये रहते हैं और माध्यमों से कि मानसिक रूप से, एक तो ये हुआ बम फोड़ करके, फायरिंग करके, जहाज से बॉम्बिंग करके, जहाज गिरा करके, ऐसा हुआ 9/11 में, और दूसरा लोगों का मनोबल डायरेक्टली, उनको साइकोलॉजिकली उन्हें हम तोड़ दें, वो भी एक आतंकवाद। भले उनको हम शरीर से नुकसान न पहुंचाएं, बाकी मानसिक रूप से इसी तरह का प्रचार प्रसार से उनके अंदर हमें भय पैदा कर दें, वो भी एक आतंकवाद ऐसा है कि जिससे लोग उनके देश जो है वो ढह गए हैं, मतलब उनकी सारी व्यवस्था जो है बिगड़ गई। चाहे वो संगठन हो चाहे इंडिविजुअल, जैसे हमने बताया कि हर आदमी अगर कोई ज्यादा घूम रहा है किसी मोहल्ले में, किसी एक इलाके में, तो लोग डरते हैं कि भाई वो आएगा, उड़ाउड़ करेगा, तो एक किनारे बैठ जाओ, दादा यहाँ का है। क्यों दादा वहां पनप रहा है? क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर वाली, जहाँ हमारे पुलिस वाले काम करते हैं, कुछ उनमें उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं, और उनका ताकत और बढ़ जाती है कि हमें तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। या अगर वो उनके फार्मर हैं या उनको वोट ला सकते हैं, तो हर जगह, हर शहर में ऐसे। तो हमारे यहाँ विद इन द कंट्री, फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, बट व्हाट वी आर रेफरिंग टू टुडे इज दी आतंकवाद जो हमारे यहाँ बाहर से हो रहा है, उस आतंकवाद को कैसे रोका जाए। तो उस आतंकवाद ने हमारे यहाँ काफी टॉल ले ली है, काफी नुकसान हुआ है, मटेरियल का, मैन का, कितनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और आज भी कोई अपने को सुरक्षित नहीं पाता है, खासतौर से जो बॉर्डर एरियाज है, प्लस इवन इन साइड। अब देखिए, चाहे वो टुंडा हो चाहे भटकल हो, कैसे पकड़ेंगे, कैसे होता है ये? नेपाल पोरस बॉर्डर हमारा है, जो आतंकवादी हैं आप देखते हो जब यहाँ से नहीं आ पाते हैं सीधे बॉर्डर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, तो नेपाल से घुसते हैं। नेपाल का पोरस बॉर्डर है, बांग्लादेश से घुसते हैं। अब हम उस पर आ रहे हैं कि जो विचार करना चाहते हैं कि कैसे इसको रोका जाए। पहली बात तो ये कि आइडेंटिफाइंग द थ्रेट, कि कहां से आ रही है, आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स आवर इंटेलिजेंस apparatus has to be very, very strong. Coordination with our neighboring countries, जो भी हैं छोटे देश बड़े देश, उनके साथ में we have to develop our relationship and we should strengthen our intelligence apparatus, should get the advanced information. और यही नहीं कि इंफॉर्मेशन आ जाए हमारे पास और हमने बता दिया फलाने को, उस राज्य को, और उसने एक्शन ले लिया, that's not enough. It has to be taken to the finalized approach. बिल्कुल आखिर तक, जब तक एक्शन नहीं आप लेंगे उसके ऊपर, तब तक कोई फायदा नहीं। और वेग इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, दैट्स ओनली काइंड ऑफ एक्सक्यूज कि हाँ साहब हमें खबर मिली थी कि दिल्ली में कोई घटना घटने वाली है, दैट्स नॉट इनफ। दिल्ली कितनी बड़ी, कहाँ घटना घट रही है, क्या घटना कर रही है, क्या उसका रूप है,
तो जब तक ये ऑपरेटर्स हमारे यहाँ नहीं होगा एंड दिस प्लेथोरा ऑफ एजेंसीज जो है unless they are coordinated and there is a single point command and control where you have multiplicity of control, that organization does not work. जहाँ पर दो बॉस हैं किसी संस्था के, वहाँ हमेशा प्रॉब्लम होगा. There has to be single point control. And एक जो हम यहाँ पर मतलब अपने को सबमिट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं. अगर आपको किसी को अपने विचारधारा में लाना है, या तो आप उसको प्रलोभन देंगे या उसको हम आतंकित करेंगे, डराएंगे. हम कितने अपराध हो रहे हैं. अगर इंड्यूसमेंट से बात नहीं बनी, हमने किसी को पैसे दिए, नौकरी तुमको दे देंगे, तुम्हारे लिए ये कर दो. अगर नहीं माना तो हम कहें तुम्हारी फोटो हमने खींच ली और रिपोर्ट कर देंगे प्रेस में. तो डर के मारे ये फुल सरेंडर. उससे लोगों को अगेन one has to develop that kind of strength. Individual strength, strength of the organization, strength of the state and the nation. जहां तक सवाल रहा कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज आगे क्यों प्रलोभन में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास दोनों ही चीजें. जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है, पैसे के लिए करता है. जो अमीर है, अब आप देख लो कितने तरह के भ्रष्टाचार हमारे यहाँ हो रहे हैं. क्या अपना मुंह खोल सकेंगे, क्या ले सकेंगे कोई आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई? अगर उन्होंने पैसा जमा कर रखा है जिसके यहाँ पर, और अगर वही आतंकवाद फैला रहा है तो आप क्या करेंगे? कितने लाखों करोड़ हमारे आज बाहर जमा है पैसे का करप्शन और तरह तरह के करप्शन जो है, उनका क्या हो रहा है? हमारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं और जो नेग्लेक्ट है सर्टेन एरियाज. आपको बता, मैं नॉर्थ ईस्ट की छोटी सी बात, शिलांग में पोस्टिंग इन 66 जून में गए वहाँ. तो देयर वाज अ सीएम ऑफ विलियम, सीएम मानी किंग. वहाँ विलियम स्टेट है, उसका एक राजा था वहाँ का, छोटी सी स्टेट का, 4-5 गाँव उनके होंगे. तो किसी ने रेफरेंस दिया कि उनके पास जाना और वो आपको कह देंगे कि हाँ कहाँ खरीद लेना है, तो मदद कर देंगे आप. तो हमने उनको फोन किया, कहते आ जाइए. गए. उनका पहला प्रश्न था, मिस्टर वाजपेयी, यू हैव कम फ्रॉम इंडिया. आई वॉज टेकन अबैक बाय दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि आप क्या भारत से आए? तो हमने कहा हाँ भारत में ही है, भारत से आए. मतलब उस समय उनकी थिंकिंग थी कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है दैट इज अ सेपरेट कंट्री एंड आई हैव कम फ्रॉम इंडिया entering into a state which is not a part of India. And why so? Because we had not paid any attention, and even today we have not been able to develop those areas, those 7 sisters, the way we have developed other states. Take to neglect, you can't bring them together. कितने कन्वर्शन अभी बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार के कन्वर्शन हो रहे हैं. कहीं कहीं तो 90% Christianity, कहीं पर not against any religion. The question is inducement. गरीबों को इंड्यूस करके उन्हें ऐसे कि inducement are threats. These are the two things to get the people to your ideology. Anyway, to cut the story short, for the next session, हमें आतंकवाद से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे. क्योंकि जैसा बताया मैंने कि अगर आपको एक महाशक्ति बनना है, सुपर पावर बनना है, तो हमें सबको संगठित होना है. And when we translate into actions, that means each one of us has to be prepared for them, alert at all times. ये नहीं कि साहब हमारे घर में नहीं होगा, पड़ोसी की आग लग रही तो हमें कोई चिंता नहीं. अरे भैया आप क्या भी आग फैल जाएगी. जो आग पड़ोसी की यहाँ लगी है उसको कोई मारा तो कल आपको ही मारेगा आके. So we have got to get united, we have to be alert, we have to know our responsibilities towards the security of the nation, your own security, security of your neighbor, security of village and the state and the nation. Unless you realize that, and once you have realized, then you find out the ways and means. कोई बाहर वाला आवे आपके किसी मोहल्ले में, क्या करना मेरे को. ये एटीट्यूड जो है, कोई एक्सीडेंट होता है आप चले जाते हैं बराबर वास निकलते हुए, यू डोंट बॉदर टू हेल्प हिम आउट. कोई क्राइम, समबडीज क्राइम हमने देखा कई बार, सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, चिल्ला रहा है कि बचा लो बचा लो बचा लो, ले चलो अस्पताल में, कोई नहीं करता है. तो लैक ऑफ कंसर्न.
that should not be there. I am coming to the practical aspect of how you can contribute, how our youth can contribute towards fighting this terrorism. Get united, realize your responsibilities towards yourself, towards your family, towards your neighbors and the nation. And always remember, nation comes first. Then the people who are below you, if you are leader somewhere or you are commanding something. And your own interest is the last. That should be the motto at all times. और आप कोशिश ये करें कि हमेशा अलर्ट रहें, जहाँ कहीं भी जाएं, आप कोई भी घटना घटित हो रही है आपके आसपास है, कोई ऐसी चीज अनयूजुअल है, तो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको आप इन्फॉर्म करो. अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, देन इन्फॉर्म द नेक्स्ट पर्सन, हायर टू. बट डोंट लीव इट अलोन एट दैट पॉइंट कि हाँ हमने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी. परस्यू इट, फॉलो इट टिल द एंड. इस ख्याल से लोग क्यों नहीं बढ़ते हैं? एक थप्पड़ मारो वो दो मारता है. इज नॉट ए गांधी कि हमने एक ही कर दिया. गांधी was not, he is a very good person, he was very good person. ऐसी बात नहीं, I am not saying that, but I am saying this kind of ideology. वो दिन उठ गए. हमारे एक प्रोफेसर साहब थे गांधी जी, he was called गांधी, क्योंकि अगर हम लोग कोई गलती करते थे क्लास 9th 10th में तो अपने थप्पड़ मारते थे, और धीरे से नहीं बड़ी जोर से मारते थे, उनके गाल लाल हो जाते थे. तो उनका ये सोचना था कि गलती हमारी है, हमने बच्चों को इतना नहीं पढ़ाया सही ढंग से, इसी वजह से ये लोग ये गलती कर बैठते हैं. उनका अपना मानना था. मगर जब आप इस आतंकवाद से निपटने के लिए बात कर रहे हो, तो ये नहीं कि एक फ्रंट से घुस आए वो लोग, हमको मारा, हमने दूसरा फ्रंट खोल दिया. हमने उनके 90,000 आदमियों को, 93,000 आदमियों को वापस भेज दिया. चलो भाई, बड़े प्यार में वो हमारा सर काट रहे हैं, मगर हमारे जो मेहमान हैं, मेहमान नवाजी के लिए हम मशहूर हैं दुनिया भर में, तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं. चीन में थप्पड़ मार रहा है, चला आ रहा है हमारे ऊपर, और हमारे टुकड़ों को ले रहा है बराबर. वो भी आतंकवाद है. ये सब आतंकवादी बात चर्चा कर रहे हैं, और वहां हम कह रहे हैं कि भाई निपट लेंगे. कैसे निपटोगे? तब तुम शक्तिशाली नहीं होगे. आतंकवाद से निपटने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. यू हैव टू हैव काउंटर मेजर्स, एंड टुडे देयर इज हार्डली एनी काउंटर मेजर. वी हैव मेड डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट, बट देयर आर सो मेनी लूप होल्स. छोटी सी जो अपने वाली ये सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, हमने देखा है कि जब कभी मीटिंग होती थी जहाँ कहीं डिफेंस के कोई यूनिट्स हैं, तो वहाँ उनके कलेक्टर साहब और जो खास खास लोग होते थे उनको आना जाता था, मेंबर ऑफ दैट कमिटी. बट हार्डली एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के अपने नंबर 2, 3 को भेज देता था. काइंड ऑफ इंटरेस्ट, देन हाउ कैन यू फाइट दिस टेररिज्म? You have to be alert at all times, and you have to have the counter measures available to you. This is one of the disasters. ये आतंकवाद जिस तरह का हो रहा है, जिस तरह हमारे यहाँ फैल रहा है, you have to be ready at all times in case something happens, some disaster takes place. How will you counter that? उन संस्थाओं को भी हमें डेवलप करना पड़ेगा, और उनके जो मूल कारण हैं. अगर आप शक्तिशाली हो, कोई यहाँ आ जाए पहलवान, भिड़ोगे उससे आप 2 बार सोचोगे कि उसके पास से निकले न निकले. So you have got to be that strong. और यहाँ अगर कोई लप्पू जिन्ना आ गए तो जो चलता हुआ वो भी एक थप्पड़ मार देता उसको. आज वही हालत है कि वो जो आता है एक लगा चल देता है. उधर चाइना, उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी, तो वहां से भी लोग वापस चले आ रहे हैं कि चलो भाई यहाँ भी थोड़ा आनंद लेंगे. So you have to be strong. Strength is number 1. Not because I am from the defense, that's why I advocate that, but there is a need today. And the government has to act on that, and you have to act on that. Unless you are strong, your contribution is most important today. You are responsible for taking those policy decisions. You are the people who will vote. Most of you are 15. So you are grown up, you are adult. So you make sure that you bring a government. We should have good policies for the nation, a strong nation, an alert nation which can fight this kind of terrorism. अमेरिका में कैसे कम हो गया आतंकवाद? उसके बाद जहां कहीं आप जाइए, आप जो भी करवा लेंगे वो लोग. आप कभी एयरपोर्ट पे जाओ उनके अमेरिका के अंदर, तो जो उतारो, तो उतारो, चाहे कोई आ रहे, और हम नहीं साहब हमारा मेहमान है, उसको कैसे बड़ा है, चलो आप दाहिने पे आ जाओ, और उसके अंदर छुपा है वो बुरा. So we have to be practical. We don't have to be emotive
in our diplomatic relations. ठीक है, तो वेलकम, और हमारा जो मेहमान है उसका हम सम्मान करते हैं, मगर मेहमान हो तब सम्मान करते हैं। पर अगर किसी तरह से कोई हमारे ऊपर आतंकवाद फैलाता है, आक्रमण करता है, वी हैव गॉट टू फेस दैट। थैंक यू जेंटलमैन।